Ji, Assalamu alaikum students. So we have our unit 4.2. So let us start without wasting time. So we will start with kinds of goods. Now see, in the unit 4.1 you have been briefed that about the sale of Goods Act 1930. तो उसमें कुछ बार बार आपको वर्ड मिला होगा goods. तो उसी एक्ट के अंदर there is some classification of the goods. Basically there are three broad classifications and then there are sub classifications as well. So when you talk about goods, the broad classification is की existing, future and contingent. ठीक है. एग्जिस्टिंग अच्छा, और फिर एग्जिस्टिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक, असर, एसरटेन एंड अनएसरटेन. एसरटेन और अनएसरटेन और स्पेसिफिक क्या है सब आपको बता देंगे. तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं. एग्जिस्टिंग गुड्स से मुराद ये है सिंपल गुड्स जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस हो. Goods which are owned and possessed by the seller at the time of making the contract of the sale are called existing goods. Um, where A agrees to sell his horse to B, believing that it exists, when in fact the horse is that, no contract will arise. मतलब कि अगर कोई चीज़, जैसे कि भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मुझे ये बिस्किट के पैकेट दे दो. अब बिस्किट के पैकेट एग्जिस्ट करें, आपने मुझे दे दिया, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझसे पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंड भी हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी हो गया और हमें वो चीज़ भी मिल गई. ठीक है. बट अगर कोई ऐसी गुड है जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बस बनेगा ही नहीं, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा. एग्जिस्टिंग गुड्स से मुराद ये होती है वो गुड जो एग्जिस्ट करे, जिसमें आपके पास नॉर्मल या अंडे, डबल रोटी, चिप्स, बिस्किट, इनकी खरीदो फरोख्त हो गई. आप गए शोरूम, आपने गाड़ी का सौदा किया, आपने कोरोला पसंद की, कोरोला ले ली, तो उसी वक्त उसके पैसे दिए, कोरोला लेके अपने साथ घर आ गए. सो दिस इज एग्जिस्टिंग गुड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग गुड की एक टाइप है स्पेसिफिक गुड्स. Goods identified and agreed upon at the time of making of the contract of sale. X owns many cows and promised to sell one of them. If one cow is singled out, the contract is for specific goods. अब आपने आपके पास जब बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, स्पेसिफिक गुड टाइम, मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें से अगर आप एक चीज़ को स्पेसिफिक करेंगे, दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड. बहुत सारे काउंस हैं, उसमें से एक काउ सेलेक्ट की स्पेसिफिक गुड. बहुत सारे डिफरेंट सिटी खड़े हुए, उसमें से अगर आपने ब्लैक कलर की सिटी को चूज़ किया, दिस इज अ स्पेसिफिक गुड. देन यू हैव एग्जिस्टिंग गुड के एग्जिस्टिंग गुड के अंदर ही है नेक्स्ट टाइप है असरटेन गुड्स. गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द. अच्छा, ये बीच में जो मैं पॉज देती हूँ, मैं इसलिए पॉज देती हूँ कि आप एटलीस्ट प्रेजेंटेशन को रीड करें. सो एवरी वन रीड द प्रेजेंटेशन प्लीज़. ओके, आई होप आप सबने अब तक रीड कर लिया होगा. अच्छा, गुड्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आइडेंटिफाई ना की जाए,
कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम ही आइडेंटिफाई की जाए तो उन तमाम गुड्स को कहते हैं असरटेन गुड्स। अब जो पहले एग्जांपल दी थी वह सारी सिटी थी, तो उस बंदे ने भाई ये फैसला तो किया था कि मैं सिटी ही लूँगा, ठीक है। बट उसने रेड ब्लैक कलर की सिटी ली, दैट वाज अ स्पेसिफिक गुड। बट अब यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स है गाड़ियों के, और आपने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे, ठीक है। देर आर ऑल डिफरेंट मॉडल्स, तो सारी की सारी गाड़ियों को हम कहेंगे अनअसरटेन गुड्स। बट जब आपने फैसला कर लिया कि अच्छा मैं ये पर्टिकुलर कार लूँगा, तो फिर हम उसको असरटेन गुड्स कह देंगे, ठीक है। दिस इज सो सिंपल एंड इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। Future goods, those goods which a seller does not possess or own at the time of the contract. It is to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale. ऐसे goods जो कि अभी मौजूद नहीं है, जैसे पहले से आप ऑर्डर ले लेते हैं ना कि भाई आपके पास अभी मौजूद नहीं है बट आप उसको मुहैया कर देंगे, मतलब आप बाद में उसे बना देंगे। जैसे कि आप पहले से ऑर्डर ले लेते हो, 3 महीने बाद आप टी शर्ट्स का ऑर्डर पूरा कर दें, या आपने जैसे कि आपके पास वेटर आता है और आप रेस्टोरेंट में उसे ऑर्डर दे देते हैं कि भाई मुझे चिकन कढ़ाई बना के ला के दे दो, और फिर वो आपको 30 मिनट्स बाद ला के दे देता है। तो दीज आर फ्यूचर गुड्स। X agrees to sell to Y all the mangoes which will be produced in the farm next year, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होती है या किचन में कोई प्रोडक्शन होती है, हर किसी को आप इसमें ले सकते हैं। देन यू हैव कॉन्टिजेंट गुड्स, पढ़ लीजिए आप। कॉन्टिजेंट गुड का मतलब ये होता है कि आपने उसके साथ वही फ्यूचर गुड्स की तरह ही कि आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने कहा मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, बट कोई कंडीशन साथ अप्लाई होती है। जैसे कि अगर पोर्ट पे सारे शर्ट सही से लैंड आ गए तो मैं आपको दे दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि शिप डूब जाए और या आपका कंटेनर डूब जाए और आपके ना आए, ठीक है। या आपके पास अगर आप जैसे कि आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत आराम से नहीं मिलता, तो आप कहते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक रॉ मटेरियल मुझे मिल गया देन आई विल गिव यू द शिपमेंट। तो इस तरह की किसी भी गुड्स को हम कहेंगे कॉन्टिजेंट गुड। इफ द गुड स्पॉइल एट और बिफोर द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट आप सबको पहले बताया है, ठीक है, कि जिसकी कोई हैसियत भी नहीं होती, इस तरह की जो कभी बना ही नहीं है। अगर आपकी गुड्स अग्रीमेंट बनने से पहले ही ख़राब हो गई तो फिर जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है। बस इसमें यही बताया। Perishing before sale but after agreement to sell. When there is an agreement to sell specific good and the goods subsequently, without any fault of the seller or the buyer, perish or suffer such damage in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement becomes void and party is not liable to the performance. A took a horse for 8 days on the condition that it found suitable and the bargain would complete. The horse dies on the third day without the fault of any party. Hence the contract become void and the seller would bear the loss, ठीक है। अगर आप किसी को इस तरह के किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चीज़ बना के देते हैं कि भाई आप ये ले जाएं, इसको चेक कर लें, अगर ठीक हो तो पैसे दे देना। अब चेकिंग टाइम में ही वो चीज़ ख़राब हो गई तो फिर आप का भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और जो लॉस है वो सेलर ही, जो ओनर था उस चीज़ का, वो ही पुराना वाला जो ओनर था वो ही बेयर करेगा। ये सेम स्लाइड है, ये रिपीट हो गई है, तो इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, ये भी अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि आपने कम प्रोड्यूस की, आपने इसी ने कहा था कि भई हम
आपको 200 टन्स पोटैटोज के देंगे, बट किसी वजह से सिर्फ 10 टन्स आप दे पाए, तो भी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। Sale versus agreement to sale. Transfer of the property, types of good, nature of the rights, uh, risk of loss, consequence of buyer's breach, right of resale। ठीक है, सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल के अंदर के ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इन सब देखो क्या चीज़ को हम सेल कहेंगे और किस चीज़ को हम अग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। सेल का मतलब तो ये है कि बाकायदा सेल हो गई, ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये है कि अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है कि हाँ ठीक है हम इसको सेल करेंगे। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे इन दोनों का डिफरेंस है। वर्सेस का मतलब हमेशा डिफरेंस होता है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। सेल, ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी में मतलब ये होता है कि इमीडिएटली आपको ओनरशिप पास कर दी जाती है। अग्रीमेंट में इमीडिएटली पास नहीं की जाती, कुछ टाइम बाद पास कर दी जाएगी या कुछ इस तरह। एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स होती हैं, उसमें अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स होती है। इफ द सेलर refuses to deliver the goods, the buyer can sue। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आपका सेलर गुड्स डिलीवर करने में नाकाम हो गया तो आप उसको स्यू कर सकते हैं, और उधर अग्रीमेंट में आप स्यू नहीं कर सकते। ओनरशिप जो भी होगी वो रिस्क अगर कोई भी हो गया या कोई लॉस हो गया तो वो बायर के ऊपर जाएगा और दूसरी जगह पे वो सेलर के ऊपर जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल सिंपल। सेलर कैन रीसेल द गुड। अगर बायर ने एक दफ़ा खरीद लिए तो फिर सेलर उसे दोबारा कैसे सेल कर सकता है। दिस इज कॉमन सेंस, बट यहाँ पे तो अभी सिर्फ अग्रीमेंट ही हुआ है ना, तो अग्रीमेंट अगर टूट गया तो दूसरे किसी बंदे को आप दोबारा बेच भी सकते हैं। सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। अगेन आई विल रिकमेंड कि बुक रीड करें, क्योंकि बुक में जितनी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं ऑफकोर्स इतनी डिटेल में हम आपको नहीं बता सकते। Thank you and see you in the online class.